हेलो लर्नर्स, वेलकम टू प्रेप रॉकेट। आज की इस वीडियो में हम 29 अक्टूबर करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं डिटेल में। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो? भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम क्या है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका नाम है CMS-03। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं कि ये CMS-03 आखिर है क्या। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे इंडियन नेवी के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उनके शिप्स, सबमरीन्स और बेसेस के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन हो सके। किस नाम से जाना जाता है ये? तो इसका एक और नाम है GSAT-7R। ये GSAT-7 का अपग्रेडेड वर्जन है। GSAT-7 का लाइफ स्पैन 10 साल का था और अब वो एंड हो गया है, इसलिए GSAT-7R यानी कि CMS-03 को लॉन्च करने का प्लान होता है। ठीक है, कहां से ये लॉन्च होगा? तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा यूजिंग लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 LMV मार्क 3। ये सेम रॉकेट है जो चंद्रयान 3 मिशन के दौरान भी यूज हुआ था। वेट और ऑर्बिट की बात करें तो इंडिया का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका वेट है 4400 kg। ठीक है, और ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में प्लेस किया जाएगा। वेट और ऑर्बिट की बात तो हो गई, अब बात करते हैं इसके पर्पस की। तो ये इंडियन नेवी को सिक्योर कम्युनिकेशन, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर, सर्वेलेंस के लिए यूज किया जाएगा। मतलब डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क और पावरफुल बनेगा। कॉस्ट और इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 1589 करोड़ रुपीस है। ठीक है, और इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये मिशन जो है ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करेगा और ये मेक इन इंडिया डिफेंस कम्युनिकेशन का सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम बोले तो CMS-03 यानी GSAT-7R जो 4400 kg का सैटेलाइट है और जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 1589 करोड़ रुपीस है, इसको इंडियन नेवी के लिए सिक्योर स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन लाइफलाइन बनाया जा रहा है। ठीक है, वन लाइन समरी यहां पे आपको दिख रहा होगा इसका, साथ ही साथ इसके प्रोबेबल क्वेश्चंस यहां पे आपको दिख रहे हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाय व्हाट नेम इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल कन्वेंशन टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड साइबर क्राइम्स बीइंग नोन? साइबर अपराधों के लिए लाई गई दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक कन्वेंशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है हनोई कन्वेंशन। का नाम हनोई कन्वेंशन क्यों पड़ा? क्योंकि ये हनोई में हुआ था। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम समझते हैं कि आखिर ये कन्वेंशन है क्या। तो ये एक UN कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम है, दुनिया का पहला लीगली बाइंडिंग ग्लोबल फ्रेमवर्क जिसमें साइबर ऑफेंस को डिफाइन और पनिश किया गया है। कहां साइन हुआ है ये? तो इस पर 25 अक्टूबर 2025 को हनोई वियतनाम में सिग्नेचर हुआ है। ठीक है, साइन किया गया हनोई वियतनाम में, इसलिए इसका नाम हनोई कन्वेंशन रखा गया। कौन कौन साइन किया इसको? तो अब तक 72 कंट्रीज, 72 कंट्रीज ने साइन किया है, लेकिन इफेक्टिव होने के लिए 40 रेटिफिकेशंस होने चाहिए। अभी तक कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है साइबर क्राइम जैसे हैकिंग, फिशिंग, रैंसमवेयर और डेटा थेफ्ट के खिलाफ एक ग्लोबल कोऑपरेशन नेटवर्क बनाना। प्रोविजन की बात करें तो 5 प्रोविजन की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। मेजर प्रोविजन, हर कंट्री को अपना डोमेस्टिक साइबर लॉज बनाना होगा। विदाउट परमिशन किसी सिस्टम में घुसना इलीगल माना जाएगा। एक ग्लोबल 24/7 नेटवर्क बनाया जाएगा जिससे इन्वेस्टिगेशन और पेनल्टी में कंट्रीज एक दूसरे की मदद करेंगे। चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट का प्रोडक्शन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन इलीगल होगा। और सबसे यूनिक, बिना कंसेंट किसी की पर्सनल इमेज शेयर करना भी ग्लोबल क्राइम माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये कन्वेंशन साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल प्राइवेसी दोनों को प्रोटेक्ट करता है। इससे कंट्रीज के बीच डेटा इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेशन और फास्ट होगा। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो हनोई कन्वेंशन दुनिया का पहला लीगली बाइंडिंग साइबर लॉ जिसे 72 कंट्रीज ने साइन किया है और अब ये साइबर स्पेस में ग्लोबल पुलिसिंग शुरू होने जा रहा है। वन लाइन समरी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, साथ ही साथ प्रोबेबल क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। What was India's rank in the final medal tally of the 2025 U23 World Wrestling Championship?
2025 अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की अंतिम पदक तालिका में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत का इसमें 7th रैंक रहा, इंडिया 7th रैंक यहाँ पे रहा इंडिया का। अब आगे डिटेल में इसको हम कवर करते हैं। कहाँ हुआ ये इवेंट? तो ये चैंपियनशिप जो है सर्बिया के नोवी सैड में हुई है, 20 से 27 अक्टूबर तक चला है। इंडिया का परफॉर्मेंस में इंडिया ने इसमें 9 मेडल्स जीते हैं, जिसमें कि आपका 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रोंज है, इसलिए इसका 7th यहाँ पे प्लेस है। ठीक है, गोल्ड मेडल जिसने जीता है इंडिया से, उनका नाम है सुजीत कलकल। वो मेंस फ्री स्टाइल 65 कैटेगरी में जीते हैं। ये जो मेंस फ्री स्टाइल 65 कैटेगरी है, 65 केजी कैटेगरी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसमें जीतना, क्योंकि ये कैटेगरी बहुत टफ मानी जाती है। ठीक है, टॉप कंट्रीज की हम बात करें, इसमें टॉप 3 नेशंस की बात करते हैं। जापान टॉप 1 पे है, फिर ईरान है और फिर आपका यूनाइटेड स्टेट्स है। जापान ने 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रोंज, टोटल 10 मेडल प्राप्त किए हैं। ईरान ने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रोंज, टोटल 12 मेडल्स प्राप्त किए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज, टोटल 11 मेडल्स प्राप्त किए। ठीक है, अबाउट दिस चैंपियनशिप जानते हैं हम इस चैंपियनशिप के बारे में। ये इवेंट जो है सिर्फ अंडर 23 प्लेयर्स के लिए होता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। स्टार्ट कब हुआ है? 2017 में, और ये यंग प्लेयर के लिए सीनियर लेवल में जाने का एक गेटवे है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो इंडिया ने अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में 9 मेडल्स जीते हैं, 7th रैंक पे रहा है। सुजीत कलकल ने 65 केजी फ्री स्टाइल में गोल्ड लाकर तिरंगा लहरा दिया है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, और अगले क्वेश्चन की ओर हम अब बढ़ते हैं। The B-Man scheme has been launched by which state government to boost the civil aviation sector? B-Man योजना किस राज्य सरकार द्वारा नागरिक उड़ान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? तो उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं कि ये B-Man स्कीम है क्या, पहले ये जानिए। ये उड़ीसा गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बूस्टिंग मिशन फॉर एविएशन एडवांसमेंट इन उड़ीसा। इसका एम है स्टेट के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाना। बजट और ड्यूरेशन की बात करें तो पूरी स्कीम के लिए 4182 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, और ये 2025 से 2030 तक चलेगी। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव है इसका उड़ीसा में एयरपोर्ट और हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करना, नए रनवेज बनाना और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाना, ताकि टूरिज्म, ट्रेड और लॉजिस्टिक्स सब ग्रो करे। प्राइवेट एयरलाइंस का सपोर्ट देखें तो स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट एयरलाइंस को फंड देगी, ताकि स्मॉल सिटीज में रीजनल फ्लाइट्स स्टार्ट हो सके। टेक्नोलॉजी फोकस बात करें तो स्कीम फ्यूचरिस्टिक है। ड्रोन, सी प्लांट्स, ई विटोल मतलब इलेक्ट्रिक वर्चुअल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट जैसे नए ट्रांसपोर्ट मॉडल्स को भी प्रमोट करेगी सरकार। और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? इससे उड़ीसा का एविएशन नेटवर्क जो है वो और स्ट्रांग होगा, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो B-Man स्कीम उड़ीसा का 4182 करोड़ रुपीस का एविएशन मिशन है, जिसमें 2025 से 2030 तक एयरपोर्ट और एयर कनेक्टिविटी में तेजी से बढ़ाव देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 लाइन समरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका, साथ ही साथ इसके जो भी रिलेटेड क्वेश्चन प्रोबेबल बनेंगे वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, B-Man का फुल फॉर्म क्या है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बूस्टिंग मिशन फॉर एविएशन एडवांसमेंट इन उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। दी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF हैज लॉन्च्ड दी महा मेडटेक मिशन इन कोलैबोरेशन विथ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, यह कुछ गड़बड़ी यहाँ पे। ठीक है, ANRF ने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर महा मेडटेक मिशन शुरू किया है? ठीक है, तो ये है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। क्या है महा मेडटेक मिशन, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और ICMR के बीच। ठीक है, इसका एम है इंडिया के मेडिकल सेक्टर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बूस्ट करना। मिशन का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, मेडटेक मिशन का फुल फॉर्म मिशन फॉर एडवांसमेंट इन
हाई इम्पैक्ट एरियाज मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये है मिडटेक मिशन। ठीक है, फोकस किस पर है? तो ये मिशन फोकस करता है इंडिजीनियस मेडिकल टेक्नोलॉजी बनाने पर, ताकि इंडिया अपने खुद का हेल्थ टेक इकोसिस्टम डेवलप करे और इंपोर्ट पर डिपेंड ना करे। किसको किसको फंड मिलेगी? तो आर एंड किस चीज में फंड मिलेगी वो देखिए, ये मिलेगी आपका R&D इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, स्टार्टअप, MSMEs, मेडटेक इंडस्ट्रीज, इन सबको नए और इनोवेटिव मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए फंडिंग दी जाएगी। फंडिंग लिमिट क्या होगी? तो हर प्रोजेक्ट 5 से 25 करोड़ तक होगा। ठीक है, हर प्रोजेक्ट को कितना मिलेगा? 5 से 25 करोड़ तक। और अगर प्रोजेक्ट बड़ा हुआ तो 50 करोड़ तक का ही फंड मिल सकता है, बढ़ाया जा सकता है फंड को। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट की बात करें तो हेल्थ केयर में मेड इन इंडिया डिवाइसेस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा, इंडिया का मेडिकल एक्सपोर्ट सेक्टर ग्रो करेगा। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो महा मेडटेक मिशन एक पार्टनरशिप है ANRF, गेट्स फाउंडेशन और ICMR के बीच, जिसमें इंडिया के मेडिकल सेक्टर में नए टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप को फंड करके इनोवेशन का इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। ठीक है, वन लाइन समरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, साथ ही साथ इसके जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 बीइंग ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? इस वर्ष मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम क्या है? तो इसका जो थीम है वो है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर कर लेते हैं एक बार। क्या होता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक? तो ये वीक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC के डायरेक्शन में मान्य जाता है। ठीक है, इसको कब मनाया जाता है? किसके डायरेक्शन में मनाया जाता है? CVC के डायरेक्शन में मनाया जाता है। अक्टूबर के लास्ट वीक में मनाया जाता है इस चीज को। इसका मेन मोटिव है करप्शन के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाना और ऑनेस्टी को प्रमोट करना। 2025 में कब मनाया जा रहा है? तो ये 2025 में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर के आसपास मनाया जाता है। थीम क्या है? तो इस बार का थीम मैंने आपको शुरू में ही बताया, विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बार का थीम है, मतलब देश में करप्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर सिटीजन की। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन इनकरेज करना, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना कि इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए आपका इसमें रहने वाला है कि ये टॉपिक CVC सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लस थीम बेस्ड है। मतलब आपका बैंक एग्जाम हो या SSC हो या UPSC हो, सब में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस न्यूज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आने वाले जो आपका अभी जो SBI क्लर्क मेंस होने वाला है आपका, और साथ ही साथ आपका LIC AAO मेंस होने वाला है, और आपका IBPS क्लर्क मेंस होने वाला है। तो ये जो भी बैंकिंग मेंस होने वाला है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ SSC का मेंस के एग्जाम के लिए भी होने वाला है इंपॉर्टेंट। तो इस न्यूज को मिस मत करिएगा। वन लाइन समरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, साथ ही साथ जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, रिविजन पर्पज से आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर बात करें हम, तो रिसेंटली मथंगी रामकृष्णन passed away. मथंगी रामकृष्णन was associated with which field? हाल ही में मथंगी रामकृष्णन का निधन हुआ है। मथंगी रामकृष्णन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेडिकल या सर्जरी से संबंधित है। ठीक है, कौन थी डॉक्टर मथिंगन रामकृष्णन? तो ये डॉक्टर मथिंगन रामकृष्णन एक रिनोड प्लास्टिक सर्जन थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रिकंस्ट्रक्टिव और बर्न सर्जरीज के लिए डेडिकेट कर दी थी। कहां से थी ये? चेन्नई तमिलनाडु से थी। उनका काम क्या था? तो उन्होंने रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी स्पेशली बर्न और डिफॉर्मिटी पेशेंट के लिए काम किया है। उनके काम ने थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट को नॉर्मल लाइफ वापस दी है। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बात करें तो इन्हें 2002 में पद्मश्री मिला था इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन के लिए। और एज की बात करें 91 ईयर्स की उम्र में उनका निधन हो गया। पर उनका मेडिकल कंट्रीब्यूशन इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में माइलस्टोन की तरह हमेशा याद रखा गया। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको वन लाइन समरी और प्रोबेबल क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का, वेयर इज दिस 7th एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 बीइंग हेल्ड? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2025 का 7वां संस्करण
कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपके न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। डिटेल में इस न्यूज को हम कवर करते हैं। क्या है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग? तो ये एक फ्लैगशिप मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस है जिसका आयोजन इंडियन नेवी करती है हर साल। इसका मेन फोकस इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम कोऑपरेशन और पॉलिसी डिस्कशन पर होता है। 2025 एडिशन कहां और कब होगा? तो न्यू दिल्ली में 28 से 30 अक्टूबर तक चलेगा ये। ऑर्गेनाइजर्स कौन है इसके? तो इंडियन नेवी, एनएमएफ यानी कि नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, ये दोनों है। ठीक है। थीम क्या है? तो थीम है प्रोमोटिंग होलिस्टिक मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेबिलिटी इनहेंसमेंट, ये इसकी थीम है। इसका मतलब है इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी, ट्रेड और मरीन रिसोर्स को सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करना। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इंडिया का प्लेटफॉर्म है अपने मैरीटाइम विजन को दिखाने का। कंट्रीज मिलकर नेवल कोऑपरेशन और ट्रेड सिक्योरिटी पर डिस्कशन करती हैं। इसका एम है रीजन में फ्रीडम और नेविगेशन और पीसफुल मैरीटाइम ट्रेड शुरू करना, इंश्योर करना। ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो आईपीआरडी 2025 इंडियन नेवी बिगेस्ट मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस इंडियन नेवी का ये हेल्ड कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में 28 से 30 अक्टूबर। थीम इसकी प्रोमोटिंग होलिस्टिक मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। ठीक है। वन लाइन समरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, साथ ही इसके जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो ये हमने 8 न्यूज पूरा कवर किया। कैसा लग रहा है आपको ये सेशन? कमेंट में जरूर से बताइएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं। साथ ही साथ पूरे मंथ का, अक्टूबर मंथ का बैंकिंग करंट अफेयर्स, ठीक है, जो भी बैंकिंग करंट अफेयर्स है वो मैं नवंबर 2-3 तारीख तक पूरा डिस्कस कर दूंगा डिटेल में हर एक चीज। ठीक है। बाकी आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। बैंकिंग सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रेप रॉकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कैसे, हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करें तो बैंकिंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।